सो हेलो, अब इसमें देखो हम 101 से लेके विल बी डूइंग 101 से लेके 150 तक क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इसमें हम 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी। पहले देखते हैं दिस वन कि माउंट सेंट हेलेन, ये जो माउंट सेंट हेलेन है ये इज लोकेटेड इन द विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये किस पार्ट में है। सो एगियन सी में तो ये नहीं है, एगियन सी इज इन द मेडिटेरेनियन, सो इसमें नहीं है। अंडमान सी में भी नहीं है, जावा सी में भी नहीं है, बट इट इज इन द यूएसए, ठीक है। माउंट सेंट हेलेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ द वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ रिलेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन इन द होमोस्फेयर, मतलब सबसे ज़्यादा वास्ट रिजर्वॉयर इनर्ट नाइट्रोजन का क्या है। सो क्या ये फॉसिल फ्यूल है? नहीं, फॉसिल फ्यूल जो सबसे ज़्यादा CO2 का है, ठीक है। एसिड रेन भी नहीं है एंड ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं है। इट इज़ द वॉल्केनिक एक्टिविटी जिसकी वजह से इनर्ट नाइट्रोजन निकलती है। देन देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड प्लेट मार्जिन्स, जहाँ पर प्लेट मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है, ठीक है, वी नो दैट। देन इसका रीजन बोल रहा है कि the vast majority of the world's volcano they are associated with the conversion plate margin। अब चूंकि जो conversion plate margins हैं, जहाँ पर conversion plate margins है वहाँ पर volcanic activities जो हैं वो associated हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, हमने भी देखा कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्लेट मार्जिन से एसोसिएटेड होती हैं, और ये जो प्लेट मार्जिन्स है वो हैं कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही है। देन हवाई आइलैंड इज द रीजन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। असर्शन बोल रहा है कि हवाईयन आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक अड्डा है। फिर दूसरा इसका रीजन बोल रहा है, द रीजन इज सेइंग कि जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स हैं दे आर द साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि हवाईयन आइलैंड भी कहाँ है, हवाईयन आइलैंड इज ऑल्सो इन द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। सो दिस इज ट्रू, इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं द आइलैंड अलोंग द मिड ओशियनिक रिज दे आर हाईली प्रोन टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। कह रहा है कि जो भी आपकी मिड, आपको पता होगा दिस इज द मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। तो ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, तो ये जो मिड ओशियनिक रिज है यहाँ से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। सो ये बिल्कुल सही है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, दीज प्लेट्स दे आर स्प्रेडिंग एंड इसी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देन वी हैव द माउना लोआ। जो माउना लोआ है हवाई में, ये क्या कर रहा है, जो माउना लोआ है वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटोरी है जो कि CO2 को मेजर कर रही है। इट इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द CO2, स्पेसिफिकली CO2 को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर माउना लोआ में हो रहा है। बॉटनिकल गार्डन नहीं है, मॉनिटरिंग ऑफ द सी लेवल राइज भी नहीं है, एंड रेनफॉल भी मॉनिटर नहीं कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन आ जाता है, हवाईयन आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शंस दे आर एफ्यूजिव टाइप। अब एफ्यूजिव टाइप कौन से होते हैं? देखो, एफ्यूजिव टाइप वो होते हैं जो थोड़े क्वाइट होते हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट quiet, these are the quiet one। and less viscous lava erupt quietly। अब देखो, जो हवाईयन आइलैंड है वो एफ्यूजिव टाइप होते हैं, मतलब क्वाइट टाइप के होते हैं, और जो क्वाइट वॉल्केनो होते हैं वो थोड़े से लेस विस्कस होते हैं। लेस विस्कस का मतलब है वो थोड़े से फ्लूइड होते हैं। अब फ्लूइड होने की वजह से इनका जो लावा है वो ऐसे थिक नहीं होता है, मतलब गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है। यदि लावा बहुत गाढ़ा होता है ना तो फिर वो फोर्स के साथ ऐसे फटता है, बट दिस इज नॉट, मतलब ऐसे बहुत गाढ़ा नहीं है, तो ये धीरे से निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए ये लेस विस्कस है। सो लेस विस्कस की वजह से ये क्वाइटली इरप्ट होता है। तो यही एक रीजन है कि लेस विस्कस है, इसीलिए इसको एफ्यूजिव टाइप भी बोलते हैं। चाहे ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, उल्टा मतलब उल्टा भी सही है इसका। सो दिस इज द थिंग। देन असर्शन आ जाता है, जो आइलैंड अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस दे आर प्रोन टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। हाँ, हमने अभी देखा है, और क्योंकि यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। सो रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है। मतलब इट मिड ओशियनिक रिज में जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से ही होती हैं, ठीक है।
This is the thing. Then 109 is about the combination of the location of the volcanic activities. कहाँ पर volcanic activities होती हैं? Sea floor spreading and the hotspots, subduction boundaries and the hotspots, and sea floor spreading and the subduction boundaries, एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सबडक्शन बाउंड्रीज एंड हॉटस्पॉट्स. कौन सा सही कॉम्बिनेशन है? तो ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होती है, सबडक्शन ऑफ बाउंड्रीज भी होती हैं और हॉटस्पॉट्स भी होते हैं. इन सारी ही जगहों पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी. ठीक है. फिर कैम्ब्रे, जो भी कैम्बे ग्रेबिन है, कैम्बे ग्रेबिन किस अर्थक्वेक से रिलेटेड है? सो यू नीड टू नो कि जो आपका कैम्बे ग्रेविन है, ठीक है, दिस इज द कैम्बे ग्रेविन, इट इज एसोसिएटेड विद द भुज अर्थक्वेक. भुज अर्थक्वेक से रिलेटेड है. सो दिस इज द आंसर. देन वी आर हैविंग द बैम. ये कुछ आपको बताना है कि बैम यहाँ पर क्या है, मैक्सिको सिटी में क्या है, सैन फ्रांसिस्को में क्या है, इन जावा में क्या है. सो जो बैम ईरान है, बैम ईरान में आपको मिलेगा ब्लाइंड फॉल्ट. ठीक है, यहाँ पर ब्लाइंड फॉल्ट देखने को मिलेगा. जो मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी में आपको देखने को मिलेगा जो भी आपका सबडक्शन जोन है. ठीक है. एंड जो सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर तो हमको पता है कि ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ना. एंड जावा में अंडर सी सबडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है? अंडर सी सबडक्शन. क्या देख लिया हमने? देखा है जो बैम है, बैम ईरान है, इसमें ब्लाइंड फॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं. और जो मैक्सिको सिटी है वहाँ पर सबडक्शन जोन है. देन सैन फ्रांसिस्को में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है एंड जावा में अंडर सी सबडक्शन देखने को मिलता है. ओके. देन यहाँ पर पूछ रहा है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एट द एपीसेंटर. एपीसेंटर पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं? सो यू नीड टू नो दीज आर द एल वेव्स. कहाँ पर होती हैं? एट द एपीसेंटर. याद रखना है. ठीक है. बाकी यदि ऐसा नहीं बोले कि एपीसेंटर पर कोई एपीसेंटर वगैरह नहीं दे और ऐसा बोले कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव फिर आप एस वेव को लगाओगे. ठीक है. यदि एपीसेंटर नहीं बोल रहा है और यदि बोल दिया कि एट एपीसेंटर, तो आप एल वेव्स लगाओगे. ओके. देन देख लेते हैं कि कौन सा. देखो यहाँ पर 6, यदि किसी का स्केल 6 है तो वो कौन से टाइप का स्ट्रॉन्ग है? तो वो स्ट्रॉन्ग होगा 4.9 से 5.4. और यदि यहाँ पर 7 है, 7 डिस्ट्रक्शन उसका लिमिट है, तो ये होगा 6.2. फिर आ जाता है 10 मतलब डिजास्टरस मतलब उसका स्केल है 7 से लेके 7.3 तक. एंड देन 12 है तो फिर उसका वो है कैटास्ट्रॉफिक, मतलब 8.1 से ज़्यादा है. ठीक है. फिर देख लेते हैं हम. वी विल बी सीइंग कि जो फॉल्टिंग वगैरह है वो कैसे रिलेटेड है. जैसे ये फॉल्टिंग दी है, मतलब ये सारे कॉजेज हैं और ये पूछा है कि ये जो अर्थक्वेक है वो किन किन कॉजेज की वजह से हुए हैं. सो फॉल्टिंग की वजह से जो अर्थक्वेक हुआ है वो हुआ है हमारा कैलिफोर्निया का अर्थक्वेक, जो कि हुआ है 1906 में. ठीक है. फिर वोल्केनिसिटी की वजह से हुआ है क्राकातोआ वोल्केनो हुआ है 1883 में. देन हाइड्रोलिक, जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप बोल सकते हो, इसकी वजह से हुआ है ग्रीस का अर्थक्वेक 1931 में. एंड एट लास्ट वी हैव दी प्लेट मूवमेंट की वजह से वी हैव द गुजरात का अर्थक्वेक 2001 में. ठीक है. सो एक बारी यहाँ पर भी देख लेते हैं. जो क्राकातोआ है, क्राकातोआ किसकी वजह से हुआ है? क्राकातोआ हुआ है 1883 में वोल्केनिसिटी की वजह से. ठीक है. अब क्राकातोआ कहाँ है? क्राकातोआ इज इन द इंडोनेशिया. देन ग्रीस का जो अर्थक्वेक है 1931 में जो हुआ, ये हुआ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से. ठीक है. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये हुआ है. ठीक है. देन जो हमारा गुजरात वाला अर्थक्वेक 2001 में आया था, ये प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हुआ है, प्लेट की वजह से. देन लास्ट वी हैव द कैलिफोर्निया. जो भी आपका कैलिफोर्निया का अर्थक्वेक 1906 में आया था, ये हुआ है, दिस इज ड्यू टू द फॉल्टिंग. ठीक है. ये फॉल्टिंग की वजह से हुआ है. तो ये थोड़े से रीजंस आपको याद रखने हैं. फिर देख लेते हैं द ड्राउंड ग्लेशियल वैली इन द हाई रीजन्स. जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में ड्राउंड ग्लेशियल वैलीज हैं, इनको क्या बोला जाता है? क्या इनको ट्रेंचेस बोला जाता है? नहीं. क्या इनको सबमरीन रिजेस बोला जाता है? नहीं. क्या इनको फिजॉर्ड बोला जाता है? तो हाँ. और सबमरीन कैनियंस भी नहीं बोला जाता है. क्या है? दीज आर दी ड्राउंड ग्लेशियल वैलीज. ठीक है. दीज आर द ड्राउंड ग्लेशियल वैलीज. किसको बोलते हैं? फिजॉर्ड को. गॉट इट.
जो IMD है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने जो हमारे सीस्मिक जोन्स हैं उनको किस कैटेगरी में बांटा है या फिर कितने टाइप्स में बांटा है, तो इसने बांटा है 5 टाइप्स में। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये 5। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। अभी मैंने बोला कि भाई मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बोले तो आपको S वेव लगाना है, और यदि एट द एपी सेंटर बोले तो आपको L वेव्स लगाना है, ठीक है। So this is the thing. फिर हवाईयन आइलैंड इज द साइट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। हमें पता है कि यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स हैं इसीलिए यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। सो इसका रीजन भी सही है कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज दे आर द साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, ओके। then we'll be having which of the what is the point of origin of an earthquake। जो point of origin होता है, मतलब देखो यदि यहाँ पर earthquake है, सपोज दिस इज द earthquake, यहाँ इसका point है, ठीक है, ये जमीन के अंदर है और इसके जस्ट ऊपर एक point होता है। सो ये जो point होता है ये होता है एपी सेंटर, ठीक है, दिस इज द एपी सेंटर। और जो ओरिजन होता है, मतलब जो ओरिजन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज द सीस्मिक फोकस। इसको सीस्मिक फोकस बोलते हैं। इसी से सारी जो वेव्स हैं वो अलग अलग दिशा में चलती हैं। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीस्मिक फोकस, ठीक है। और जो एपी सेंटर है वो डायरेक्टली अबव होता है, ठीक है, किसके, इस फोकस के। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटर नियर द एपिसेंटर एंड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। ऑब्वियसली यहाँ पर इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एपिसेंटर है यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, मतलब इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किस चीज़ से नापते हैं, उसको हम नापते हैं रिक्टर स्केल से, ठीक है, मैग्नीट्यूड को। और एक होता है हमारा मर्कली स्केल, जो मर्कली स्केल है उससे हम इंटेंसिटी को नापते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो देख लेते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। जो मैग्नीट्यूड है वो एपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप एपी सेंटर से दूर जाओगे तो आपका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो ये बिल्कुल सही है। सो द एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम इट्स मैग्नीट्यूड। कि कितनी एनर्जी अर्थक्वेक ने रिलीज करी है हम उसके मैग्नीट्यूड से पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग कि भाई जो मैग्नीट्यूड है ये बिल्कुल सही हो गया हमारा, ठीक है। मैग्नीट्यूड से हम उसकी एनर्जी वगैरह भी निकाल सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं, वील बी सीइंग द जो भी हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी है, जो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी है वो किसने दी है, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज गिवन बाय द H.E. हार्थोन, ठीक है, याद रखना है H.E. हार्थोन। सो दिस इज द H.E. हार्थोन। फिर जो हमारी स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी है, स्लोप रिप्लेसमेंट किसने प्रोपाउंड किया है, ये प्रोपाउंड किया है पैंक ने, ठीक है, डेविस ने भी नहीं किया, वुड ने भी नहीं किया, स्ट्रेलर ने भी नहीं, ये किया है हमारे पैंक साहब ने। सो ये जो हिप्सोमेट्रिक जो कर्व है वो क्या होता है, देखो जो आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व है ये शो करता है एरिया हाइट रिलेशनशिप, मतलब एरिया और हाइट का रिलेशनशिप बताता है किस 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 कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारा ड्रेनेज बेसिन है ना इसके कॉन्टेक्स्ट में एरिया और हाइट का रिलेशनशिप बताता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि द कॉन्वेक्स कर्व इंडिकेट अ बल्क ऑफ द बेसिन एरिया रिमेन्स एट द रिलेटिवली लो एलिवेशन, तो ये गलत है, ठीक है। देन कॉनकेव curve is characterized by the diffusive hill slope process such as landslide, soil creep. So this is also not true. The simplest way to characterize the shape of the hypsometric curve for the drainage basin is to calculate the hypsometric integral। बोल रहा है कि सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप जो हिप्सोमेट्रिक कर्व का यदि शेप निकालना चाहते हो तो आप हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल निकाल लो उसका, ठीक है, हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल निकाल लोगे तो आपको हिप्सोमेट्रिक कर्व का शेप पता चल जाएगा। सो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो क्या सही है, ए और डी सही है हमारे पास। देन वी आर हैविंग द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। अभी हमने देखा कि इट वॉज गिवन बाय द हॉर्थोन भी बोल सकते हो आप, बट इट इज गिवन बाय द हॉर्थोन। So this is the Hawthorne, H.E. Hawthorne. Then two cycle theory on the origin of limestone cavern। जो limestone cavern है उसमें टू साइकिल थ्योरी हमें पता है किसने दी है, डेविस ने दी है, ठीक है, वेविस नहीं, डेविस, दिस इज द डेविस, ठीक है। देन स्विनरटॉन ने दी है दिस
वाटर से रिलेटेड थ्योरी थी इसकी। यस, सो yeah, this is the Davis has given, okay. Then again the hydraulic slope theory, अभी तो आपको रट गया होगा कि आज जो R.E. हरतोन है उसने दी है, who stated the slope profile they are the convex plane or the concave according to the circumstance of uplifting action। मतलब uplifting action का circumstance जो होगा उसके हिसाब से आपकी स्लोप प्रोफाइल या तो कॉनकेव हो सकती है या कॉन्वेक्स हो सकती है, ठीक है, या तो कॉनकेव हो सकती है या कॉन्वेक्स हो सकती है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है हमारे पैंक साहब ने। पैंक साहब बोल रहे हैं कि जितना जैसा आपका सर्कमस्टांस ऑफ अपलिफ्टिंग होगा उसके हिसाब से आपकी जो स्लोप प्रोफाइल है या ये कॉन्वेक्स हो जाएगी या तो ये कॉनकेव हो जाएगी, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी used for the denoting different parts along the slope from the top to bottom। हमको टॉप से बॉटम में बताना है तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे। so this is our, let me write here, so first is our the waxing slope, ये हमारा waxing slope होता है, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास, then second is our the free fall slope या फिर आप free face slope भी बोल सकते हो, ठीक है, this is the second one। and third we have is the debris, ये यहाँ पर डेबरिस स्लोप आ जाता है। एंड लास्ट आता है आपके पास वेनिंग, ठीक है, दिस इज द वेनिंग स्लोप। सो देख लेते हैं, पहला है हमारे पास वैक्सिंग, फिर है हमारे पास फ्री फेस एंड थर्ड इज द डेबरिस एंड फोर्थ इज द वेनिंग। सो हमारा आंसर हो गया है दिस डी। देन द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल किसने दिया है? पैंक ने दिया है। अभी हमने देखा कि पैंक हैज गिवन दिस स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल। देन आ जाता है लेटरल प्लेनेशन थ्योरी। जो लेटरल प्लेनेशन थ्योरी किसकी है? पेडिमेंट फॉर्मेशन की। दिस इज द पेडिमेंट फॉर्मेशन की लेटरल प्लेनेशन थ्योरी। इट वाज गिवन बाय द गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट ने ये दिया है, दिस इज द गिलबर्ट। देन आ जाता है हु स्टेटेड दैट द स्लोप प्रोफाइल दे आर द कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस ऑफ अपलिफ्टिंग। तो यही हमने देखा कि सर्कमस्टांस ऑफ अपलिफ्टिंग को देखते हुए जो स्लोप है वो कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स, ये पैंक ने बोला है, ठीक है। फिर ये जो फॉर्मूला दिया है tan थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्टूर्स कटिंग पर माइल इनटू कॉन्टूर्स इंटरवल, ठीक है, इन फीट। और यहाँ पर या तो यहाँ पर दिया है 3361, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉन्टूर्स कट कर रहे हैं पर माइल पे और इनटू उसका इंटरवल, मतलब कितने डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला किसने दिया है? दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय द वेंटवर्थ, ठीक है, वेंटवर्थ ने दिया है, ना तो रेज ने दिया है, ना हेनरी ने दिया है, ना डेविस ने दिया है। फिर the velocity of moving ice increases with the steepness of the slope of the area and thickness of the glacial ice। मतलब वेलोसिटी ऑफ आइस, वेलोसिटी मतलब जितना भी जिस वेलोसिटी वो से वो मूव कर रहा है वो उतना ज़्यादा होगा, मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी जो 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 आइस है वो उतनी तेज़ी से मूव करेगी जितनी जितनी उसकी थिकनेस होगी और जितनी स्टीपनेस ऑफ स्लोप होगा। मतलब जो स्लोप है यदि वो स्टीप है तो आइस जो है वो जल्दी जल्दी नीचे आएगी, ठीक है, और जो आइस है वो मोटी है तो और जल्दी नीचे आएगी। तो यही बोला है कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी इस आइस की, ठीक है, जितनी थिकनेस होगी इस आइस की वो उतने जल्दी नीचे आएगी, प्लस जितना उसका जितना स्टीप जिस पे ये चल रही है वो ज़्यादा होगा तो तभी भी जो आइस है वो जल्दी नीचे आएगी। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीजेज to the sides owing to the lesser depth of the ice and friction against the valley wall and bottom floors। इसका मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी है आइस की वो डिक्रीज होती है यदि आइस की डेप्थ कम होती है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रू वन, दोनों ही दूसरे को एक्सप्लेन करें, ठीक है। देन स्लोप डिक्लाइनिंग मॉडल, अभी हमने देखा कि स्लोप डिक्लाइनिंग किसने दिया है? स्लोप डिक्लाइनिंग एक्चुअली हैज गिवन बाय द WM डेविस। 1 मिनट, व्हाट वी हैव सीन, एक अभी हमने देखा था स्लोप रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये स्लोप रिप्लेसमेंट अलग है और स्लोप डिक्लाइनिंग अलग है, ठीक है। सो जो स्लोप रिप्लेसमेंट है, ठीक है, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल, स्लोप रिप्लेसमेंट किसने दिया है? ये दिया है आपके पैंक साहब ने, ठीक है। और जो स्लोप डिक्लाइनिंग है,
स्लोप डिक्लाइनिंग इज गिवन बाय द बैंक, और जो स्लोप रिप्लेसमेंट है, स्लोप रिप्लेसमेंट बाय द बैंक, RP, ठीक है। और डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन बाय द DWS लिख लो। जो स्लोप रिप्लेसमेंट है, अभी हमने देखा स्लोप रिप्लेसमेंट, तो स्लोप रिप्लेसमेंट बाय द WM बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है देख लेते हैं। डेन्यूडेशन इन्वॉल्व्स, डेन्यूडेशन में वेदरिंग भी होती है, मास वेस्टिंग भी होती है और इरोजन भी होता है। तो डेन्यूडेशन में ये तीनों चीजें होती है, तो क्या ये सही है? सो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। और फिजिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग, दे आर द प्रोसेस जो सिर्फ स्केल में डिफर करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि जो मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केल में डिफर करती है, ठीक है। सो इन अ ड्राई क्लाइमेट सॉल्ट, जो भी सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है एंड द वेदरिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव hollow out near the base of the sandstone cliff. Is it true? यस, ये बिल्कुल सही है। देखो ऐसा होता है कि ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है कि ये जो आइस क्रिस्टल हैं इनकी वजह से कुछ ऐसे हॉलो क्या बन जाते हैं, हॉलो बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं? जो भी आपकी सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन मतलब ये आपका सैंडस्टोन है, ठीक है, दिस इज द क्लिफ, इसके बेस पे ऐसे हॉलो टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। Then exfoliation occur when the temperature changes causes mineral to expand and contract at the different rates. So this is wrong actually. Exfoliation uh, it does not occur when the temperature changes and क्योंकि मिनरल्स यहाँ पर बोल रहा है कि ये मिनरल के एक्सपेंशन की वजह से होते हैं, तो ऐसे कुछ मिनरल के एक्सपेंशन की वजह से नहीं होते हैं, ये रॉक का ही एक्सपेंशन होता है, ठीक है, डज नॉट नेसेसरली द मिनरल की वजह से। तो हमारा आ गया A एंड C। देन प्रोसेस ऑफ इरोजन, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन रिमूवल ऑफ द मटीरियल सोल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब जो मटीरियल सॉल्यूशन को रिमूव करना क्या कहलाता है? तो रिमूवल ऑफ द मटीरियल सॉल्यूशन ये कहलाता है कोरोजन। फिर कोरेजन क्या होता है? कोरेजन ये है, दिस इज द मैकेनिकल इरोजन ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द पार्टिकल्स कैरिड आउट बाय द विंड। जैसे अब आप समझो कि ये एक मैकेनिकल इरोजन होता है। अब कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है वो विंड से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं या फिर आइस से आ रहे हैं, इनकी वजह से क्या है, जो अर्थ है ना, अर्थ ये जो है वो इरोड होती है। समझो ये विंड है, ये चल रही है, तो जो अर्थ है थोड़ी सी यहाँ पर इरोड हो जाएगी, तो ये होता है कोरेजन। अब अट्रीशन क्या होता है? अट्रीशन देखो, जैसे ये एक पत्थर है, ये दूसरे पत्थर से आके टकराएगा, तो ये दोनों जो हैं वो ऐसे टूट जाएंगे, ये होता है अट्रीशन, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ लेटरल इरोजन बाय द स्ट्रीम इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट, मतलब ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि लेटरल प्लेनेशन ऑफ इरोजन, जो भी आपका स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम क्या करता है? स्ट्रीम करता है लेटरल इरोजन, ठीक है। स्ट्रीम के लेटरल इरोजन की वजह से पेडिमेंट्स बनते हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम से लेटरल इरोजन होता है, उसकी वजह से पेडिमेंट बनते हैं, तो ऐसे कौन से स्कॉलर बोल रहे हैं? मैगी, पेज, ब्लैक वॉल्टर, नहीं ये भी नहीं, मैगी, ब्लैक वेल्टर एंड जॉनसन, क्या ये बोल रहे हैं? नो, दे आर नॉट। देन पेज, या फिर आप इसको पेज बोल सकते हो, ठीक है, पेज, जॉनसन या फिर लॉसन, नहीं, पेज, ब्लैक वॉल्टर एंड जॉनसन। ये थोड़े से नाम डिफिकल्ट हैं बट याद रखना है क्या है, पेज, ब्लैक वॉल्टर एंड जॉनसन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक इन द कास्ट? जो कास्ट रीजन है वहां पर क्या होता है आपका, CaCO3 होता है, तो वहां पर जैसे ही वाटर रिएक्ट करता है तो क्या होता है आपका, कार्बोनेशन होता है, वहां पे हाइड्रोलिसिस ऑक्सीजन या फिर स्क्री फॉर्मेशन ही कार्बोनेशन होता है, ठीक है, याद रखना है। देन वील टॉक अबाउट द deep chemical decay of the rock is one of the outstanding feature of the humid tropical region। तो बिल्कुल सही है, intensity of the chemical weathering depends upon the large extent on the abundance of the water and the higher air temperature। कह रहा है कि मतलब ये जो chemical decay है वो कहाँ होता है, ह्यूमिड रीजन में होता है, और हमें पता है कि जो केमिकल डिके है वो उन प्लेसेस पर ज़्यादा होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो प्लस हाई रेनफॉल हो, ठीक है, हाई रेनफॉल
हाई रेनफॉल मतलब हाई वाटर होना चाहिए कुल मिला के, जहाँ पर टेम्परेचर और वाटर दोनों होता है वहाँ पर केमिकल डीके होता है। और ऐसी स्थिति हमें कहाँ मिलती है, ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, तो इसीलिए ये बोला है, ठीक है। तो ये असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, सो दिस इज ट्रू। देन ये कुछ दीज आर सम ऑफ द बुक्स जो कि लिखी हैं। तो वोल्ड्रिग एंड मॉर्गन ने लिखी है दिस स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। वोल्ड्रिग के पास स्पिरिट है। देन थॉर्नबरी ने क्या रखी है, थॉर्नबरी ने लिखी है दिस प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। दिस इज रिटन बाय दी थॉर्नबरी। फिर हमारे पास वॉन रिच्टोफन, जो वॉन रिच्टोफन है इन्होंने लिखी है सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी, ओनली जियोमॉर्फोलॉजी इन्होंने लिखी है। देन स्टीयर्स, जो स्टीयर्स हैं, स्टीयर्स ने लिखी है अनस्टेबल अर्थ। एक बार फिर से कर लेते हैं। जो वुल्ड्रिग एंड मॉर्गन है इन्होंने लिखी है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। जो थॉर्नबरी है इन्होंने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। वॉन रिच्टोफन ने सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी लिखी है एंड स्टीयर्स ने लिखी है द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। Then which of the following is unrelated to the denudation process of the mass wasting, मतलब इनमें से कौन सा denudation process of mass wasting से related नहीं है। So base sapling, लैंडस्लाइड एंड मड फ्लो दे आर रिलेटेड, बट जो एक्सफोलिएशन है ये रिलेटेड नहीं है। तो मतलब इसका सही आंसर तो यही है, ठीक है। ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू द मास वेस्टिंग, मतलब मास मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि हमें पता है लैंडस्लाइड में भी जो मास है वो मूव होता है, मड फ्लो में भी होता है एंड बेसल सैपलिंग में भी होता है। एक्सफोलिएशन में कोई मास मूवमेंट नहीं होता। फिर नेगेटिव मूवमेंट ऑफ द बेस लेवल, नेगेटिव मूवमेंट कब होता है बेस लेवल का, जब रिजुविनेशन हो। रिजुविनेशन की वजह से क्या हो जाता है, देखो रिजुविनेशन की वजह से जो आपके मतलब हो सकता है कोई लैंड पहले ऐसा हो, अब रिजुविनेट हो गया है तो वो और यहाँ पर ऐसे हो जाता है, तो ये यहाँ से अब इरोड होने के लिए एक्सपोज हो जाता है। देन हाइड्रेशन प्रोसेस बिलोंग्स टू, हाइड्रेशन प्रोसेस कब होता है, क्या केमिकल प्रोसेस में होता है, नहीं। बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में भी हाइड्रेशन नहीं होता। हाइड्रेशन मतलब जहाँ पर H2 वाटर इन्वॉल्व हो, तो कहाँ पर होता है ये, फिजिकल और बायोलॉजिकल में नहीं, तो ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, हाइड्रेशन। Which of the following process is responsible for the weathering in the karst region? कास्ट रीजन में हमें पता है सारी चीज़ें कार्बोनेशन की वजह से होती हैं, ठीक है, हमने देख लिया है अभी। देन यहाँ पर बोल रहा है that the deep chemical decay of the rock is one of the outstanding feature of the humid region। जो tropical humid region है वहाँ पर deep chemical decay होता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वेदरिंग डिपेंड्स अपॉन द लार्ज abundance of the water and high air temperature, this is true। देन लैंडस्लाइड, अब लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड में आपको पता होगा लैंडस्लाइड में एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल नीचे गिर जाता है, तो इट इज़ द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल रॉक ब्लॉक्स विच आर यूजुअली नॉन परसेप्टेबल, मतलब हमें दिखता नहीं है, तो दिखता तो है हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता है। फिर दिस इज द रैपिड परसेप्टेबल, हाँ जल्दी और हमें दिखता है, और रैपिड बहुत रैपिड मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑफ द रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ द अर्थ डेब्रिस एंड बेड रॉक। ये क्या है, ड्राई मास होता है या फिर बेड रॉक होता है। रैपिड परसेप्टेबल मूवमेंट मतलब बहुत जल्दी मूवमेंट होता है, ठीक है, तो दिस इज ट्रू। क्या ये स्लो होता है, देखो स्लो वगैरह तो नहीं होता, ये भी स्लो फ्लो, स्लो नहीं होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन, रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय द सोल्यूशन, अभी हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय द सोल्यूशन कहलाता है आपका कोरोजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द कोरोजन। देन वी हैव द केमिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव देन द मैकेनिकल वेदरिंग, मतलब जो केमिकल वेदरिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है मैकेनिकल वेदरिंग में। ऐसा कौन से रीजन में होता है, सेमी एरिड रीजन में होता है क्या केमिकल वेदरिंग, देखो केमिकल वेदरिंग यहाँ तो नहीं होती है, क्या एरिड रीजन में होती है, नहीं, कोस्टल रीजन में भी नहीं होती, ऐसा होता है कूल एंड टेम्परेट रीजन में, यहाँ पर जो आपकी केमिकल वेदरिंग है मैकेनिकल वेदरिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। Then all those processes which tend to bring surface of the lithosphere to the common level they are collectively known as, मतलब वो सारी processes जो आपका लिथोस्फेयर का सरफेस है, लिथोस्फेयर मतलब आपका लिथोस्फेयर का सरफेस कुछ ऐसे ऐसे है ना, तो वो सारी processes जो इसको कॉमन लेवल पे मतलब इस वाले लेवल पे लाने की कोशिश करती हैं, वो सारी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये सारा इसको क्या करेंगे, इसको इरोड वगैरह करेंगे, ठीक है, इसको एकदम लेवल पे लाने की कोशिश करती है। तो ऐसे लेवल पे लाने की कोशिश क्या कहलाती है, सो ऐसे लेवल पे लाने की कोशिश
जो है वो कहलाती है ग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन भी नहीं होता है। देखो, डिग्रेडेशन मतलब ये चीज़ें जो है वो डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड मतलब धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे ये इतना इतना बड़ा पर्वत है, धीरे धीरे टूट के नीचे आएगा। अब एग्रेडेशन क्या होता है? एग्रेडेशन मतलब ये जो सारी चीज़ें टूट के आती है ना, वो एक जगह पे ऐसे इकट्ठा हो जाती है, इनको बोलते हैं एग्रेडेशन। मास वेस्टिंग क्या होता है? मास वेस्टिंग मतलब जब ये जो सारा मटेरियल है वो नीचे आता है, द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है नीचे आने की प्रोसेस, इसको बोलते हैं मास वेस्टिंग। ठीक है। सो ये ग्रेडेशन होता है जब ये हम क्या करते हैं, कॉमन लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। आपको तो ये याद रखना है, जब कहीं भी कॉमन लेवल ऐसे आ जाए, जहाँ पर भी आपको कॉमन लेवल दिखे, तो ये ग्रेडेशन आपको लगा देना है। ठीक है। तो ये हमने 50 तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 51 से लेके, मतलब 151 से लेके 200 तक। ठीक है, ये 50 हो गया।